बच्चों, आज हम कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था में जिसका व्यवहार दूसरे देशों के साथ नहीं है, यदि उसमें विदेशी क्षेत्र जोड़ दें तो अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एक पूरी अर्थव्यवस्था में जबकि एक देश का व्यापारिक तथा आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है, तो उनके बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी आदि का आदान प्रदान होता है। तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, जिनमें प्रमुख है का देश की विश्व की सभी देशों के संदर्भ में विदेशी व्यवहार से उत्पन्न देयता तथा पावना की क्या स्थिति है, उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। यह समस्या मुख्यतया भुगतान संतुलन खाता विवरण से संबंधित है। खा खुली अर्थव्यवस्था ने प्रत्येक व्यवहार में दो मुद्राएं प्रयोग में आती हैं, घरेलू मौद्रिक इकाई तथा विदेशी मौद्रिक इकाई। विदेशी मौद्रिक इकाई के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है, उसे हम विदेशी विनिमय दर की समस्या कहते हैं। गा खुली अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह के अंतर प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह से उत्पन्न समस्याएं। जब राष्ट्रीय सीमाओं के बीच वस्तुओं का आवागमन होता है, सौदों के लिए द्रव्य का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी कोई करेंसी नहीं है किसी एक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हो। विदेशी आर्थिक एजेंट किसी राष्ट्रीय करेंसी को तभी स्वीकार करेंगे यदि वह आश्वस्त हों कि उस करेंसी की एक निश्चित मात्रा से वे जो वस्तुएं खरीद सकेंगे उसमें अवसर परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, करेंसी की क्रय शक्ति स्थिर रहेगी। इस विश्वास के बगैर किसी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही लेखक इकाई के रूप में उपयोग होगा, क्योंकि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है जिसके पास यह शक्ति हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में किसी करेंसी के उपयोग को लागू कर सके कि समस्याओं का निराकरण करने तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई। भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतया एक वर्ष के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन होते हैं, उसकी प्रविष्टि जिस विवरण या खाते में करते हैं, उसे ही भुगतान संतुलन विवरण कहते हैं। भुगतान संतुलन के मुख्यतया दो खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं की व्यापार में अंतरण अदायगियों का विवरण है। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यात तथा आयातों को शामिल किया जाता है। सेवाओं के व्यापार में उपदान आय तथा गैर उपदान आय लेन देन को शामिल किया जाता है। अंतरण भुगतान ऐसी प्राप्तियां हैं जो किसी देश के निवासियों को निःशुल्क प्राप्त होती हैं और बदले में कोई वस्तुएं अथवा सेवाएं नहीं देनी पड़ती हैं। इनमें उपहार और अनुदान शामिल हैं। यह सरकार अथवा विदेशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है। विदेशों से वस्तुएं खरीदना हमारे देश का व्यय है तथा यह विदेश की आय है। इसलिए विदेशी वस्तुओं की खरीद आयात है। यह हमारे देश में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग को कम कर देते हैं। इसी प्रकार विदेशों को माल बेचना अथवा निर्यात से हमारे देश को आय प्राप्त होती है, जो हमारे देश में वस्तुओं सेवाओं की कुल घरेलू मांग में वृद्धि करते हैं। चालू खाते के भी दो उपभाग किए जा सकते हैं, दृश्य खाता एवं अदृश्य खाता। दृश्य खाता इस खाता में वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को प्रदर्शित करते हैं। इसे व्यापार खाता भी कहते हैं। व्यापार शेष किसी देश के एक निश्चित समय अवधि में निर्यातकों और आयातों के मूल्यों का अंतर है। वस्तुओं के निर्यात को व्यापार शेष में क्रेडिट किया जाता है तथा आयात को डेबिट किया जाता है। इसे ही व्यापार संतुलन कहते हैं। वस्तु निर्यात का वस्तु आयात के ऊपर अधिशेष व्यापार खाते का अधिशेष प्रदर्शित करता है। पर यदि वस्तुओं का आयात वस्तुओं के निर्यात से अधिक हो तो ऋणात्मक व्यापार से प्रदर्शित होता है।
स्पष्ट है कि व्यापार खाते का धनात्मक अनुकूल व्यापार तथा ऋणात्मक देश के प्रतिकूल व्यापार प्रदर्शित करेगा। अदृश्य खाता। अदृश्य मदों से आशय ऐसे मदों से है जिनकी प्राप्तियां तथा भुगतान वस्तुओं के आयात तथा निर्यात की तरह बंदरगाह पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इस प्रकार इसके अंतर्गत केवल सेवाएं ही नहीं बल्कि सभी व्यापार व्यवहार आएंगे जिन्हें पोर्ट पर रिकॉर्ड नहीं कराया गया है। इसमें विदेशी पर्यटकों द्वारा देश के भीतर क्रय की गई वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि इसमें केवल सेवाएं ही आएंगे। दृश्य खाता तथा अदृश्य खाता को एक साथ मिला दिया जाए तो वही चालू खाता कहलाता है। चालू खाते में संतुलन। चालू खाता संतुलन में तब होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुगतान के बराबर होती हैं। चालू खाते का अर्थ है कि एक देश को अन्य देशों से लेना है और चालू खाते के घाटे का अर्थ है कि एक देश अन्य देशों का ऋणी है। पूंजी खाता। यह खाता पूंजी का वित्तीय प्रवाह प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत स्वर्ण सहित अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत हस्तांतरण शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कोष के हस्तांतरण संबंधित सभी भुगतान, सभी ऋणों तथा सभी विनियोग को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के लेन देन निजी व्यक्तियों या संस्थाओं या सरकारों द्वारा अथवा दोनों के द्वारा हो सकता है। पूंजी खाता संतुलन। पूंजी खाता संतुलन में तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाह के बराबर होते हैं। अंतर प्रवाह के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त ऋण, विदेशी कंपनियों में शेयरों की बिक्री आदि शामिल होते हैं, जबकि पूंजी बाह्य प्रवाह में ऋणों का भुगतान, विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों का खरीदना शामिल होता है। खाते में अधिशेष तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाह से अधिक होता है। इसी प्रकार पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाहों से कम होते हैं। अदायगी संतुलन और घाटा। अंतर्राष्ट्रीय अदायगी का सार है कि जिस प्रकार अपनी आय से अधिक व्यय करने वालों को परिसंपत्तियों को बेचकर अथवा उधार लेकर आय एवं व्यय के अंतर को पूरा करना पड़ता है, उसी प्रकार कोई देश जिसके चालू खाते में घाटा है उसे भी अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर या विदेशों से ऋण लेकर उस कमी को पूरा करना होता है। इस प्रकार किसी भी चालू खाता घाटे को निवल पूंजी घाटा अधिशेष अर्थात निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित करना होता है। विकल्प के रूप में एक देश अपने घाटे को संतुलित करने के लिए अपने विदेशी विनिमय कोष का उपयोग कर सकता है। जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है। इसे आधिकारिक कोष विक्रय कहा जाता है। मूलभूत तथ्य यह है कि अदायगी संतुलन में मौद्रिक अधिकारी अंतिम वित्त पोषक होता है। स्वायत्त एवं समायोजित लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन को तब स्वायत्त कहा जाता है जब लेन देन भुगतान संतुलन में विषमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवश किए जाते हैं, अर्थात जब वे बीओपी की दशा से स्वतंत्र होते हैं। एक कारण लाभ कमाना हो सकता है। इन मदों को भुगतान संतुलन में रेखाओं के ऊपर की मदें कहते हैं। जब स्वायत्त प्राप्तियां स्वायत्त अदायगी से अधिक हो तो इसे भुगतान शेष का आधिक्य कहा जाता है। समायोजित लेन देन को भुगतान शेष में रेखाओं के नीचे की मद के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत उन लेन देन को सम्मिलित किया जाता है जो भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाता है, अर्थात जब भुगतान से घाटे का हो अथवा आधिक्य का हो। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सही प्रकार से रिकॉर्ड करना कठिन है। अतः बीओपी का एक तीसरा अवयव होता है जिसे त्रुटि और लोप का प्रतिबिंब माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान शेष की संरचना में परिवर्तन किया है। नए वर्गीकरण के अनुसार लेन देन को 3 खातों में बांटा गया है: चालू खाता, वित्तीय खाता एवं पूंजी खाता। विदेशी विनिमय बाजार। विभिन्न देश
जब एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो वे परस्पर मुद्रा का प्रवाह चाहते हैं। विदेशी विनिमय बाजार वह माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न देशों की मुद्राओं का परस्पर विनिमय हो पाता है। इस प्रकार का बाजार जहां विदेशी विनिमय व्यवहार होते हैं उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। विदेशी विनिमय दर यह वह दर होती है जिस पर एक देश की घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे $1 बराबर 50 रुपया। इसका अर्थ है कि $1 देकर 50 रुपया अथवा 50 रुपया देकर $1 प्राप्त किया जा सकता है। विदेशी विनिमय की मांग। विदेशी विनिमय की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि हमें अन्य देशों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदनी होती हैं। कुछ लोग किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदना चाहते हैं तो कुछ लोग विदेशों को उपहार भेजना चाहते हैं। विनिमय दर में वृद्धि होने पर इससे आयातों की मांग में कमी होती है और फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग भी कम हो जाती है। विदेशी विनिमय की मांग वक्र ऋणात्मक ढाल की होती है क्योंकि विनिमय दर एवं विदेशी विनिमय की मांग के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। विदेशी विनिमय की पूर्ति। किसी भी देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह अनेक कारणों से होता है। जैसे एक देश के निर्यात से, विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वृद्धि करने से, विदेशों से मिलने वाले उपहार से तथा विदेशियों द्वारा हमारे देश की परिसंपत्तियों में निवेश इत्यादि। विदेशी विनिमय पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है क्योंकि विदेशी विनिमय दर विनिमय एवं विनिमय की पूर्ति के मध्य धनात्मक संबंध होता है। विनिमय दर का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा विनिमय दर निर्धारण की अलग अलग प्रणालियां अपनाई जाती हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला स्थिर विनिमय दर, दूसरा तिर्ती विनिमय दर, तीसरा प्रबंधित तिर्ती विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है जिसमें बाजार शक्ति अर्थात मांग एवं पूर्ति की कोई भूमिका नहीं होती है। सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। सरकार अपने उद्देश्य के अनुसार कभी भी विनिमय दर को ऊंचा अथवा नीचा कर सकती है। रेखा चित्र में विदेशी विनिमय की मांग एवं विदेशी विनिमय की पूर्ति को व्यक्त किया गया है। यदि बाजार शक्ति द्वारा विनिमय दर का निर्धारण किया जाए तो विनिमय दर OE निर्धारित होती है, किंतु स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा या तो OE1 या तो OE2 विनिमय दर निर्धारित की जाती है। स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा जब जानबूझकर घरेलू मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के बदले कम कर दी जाती है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप देश का निर्यात बढ़ जाता है जबकि आयात कम हो जाता है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के गुण। इस विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण इसकी विश्वसनीयता है। जब सरकार द्वारा एक निश्चित स्तर पर विनिमय दर निर्धारित कर दिया जाता है तो विदेशी निवेशक निवेश के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं एवं विदेशी मुद्रा बाजार में होने वाले उच्च वचन से उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त आयात एवं निर्यातों के मूल्यों की गणना भविष्य के लिए भी की जा सकती है जिससे भुगतान शेष एवं व्यापार शेष इसका आकलन सरलतापूर्वक कर लिया जाता है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के दोष। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रायः BOP में अधिक अथवा घाटा होता है। सरकार आरक्षित कोष का उपयोग कर इस लोप को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करती है। यदि लोगों को यह पता चल जाए कि सरकार के पास आरक्षित कोष कम है, वे सरकार की स्थिर दरों को बनाए रखने की क्षमता पर संदेह करने लगते हैं जिससे अवमूल्यन का अनुमान बढ़ने लगता है। तिर्ती विनिमय दर। यह विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, विनिमय दर वहाँ निर्धारित होती है जहाँ मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटती है। इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप नहीं करती है। यदि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाए
तो विदेशी विनिमय की मांग वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती है, जिससे विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। विदेशी विनिमय दर में वृद्धि का तात्पर्य है कि विदेशी मुद्रा की कीमत घरेलू मुद्रा के रूप में बढ़ गई है। इसे घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में ह्रास कहते हैं। इसी प्रकार घरेलू मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ जाती है तो इससे घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य वृद्धि कहते हैं। प्रबंधित तृतीय विनिमय दर। इस प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारण में स्थिर विनिमय दर एवं तृतीय विनिमय दोनों का प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित विनिमय दर के मध्य यदि बाजार में विनिमय दर होती है तो सरकार द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, किंतु जब विनिमय दर इस सीमा के ऊपर चली जाए अथवा नीचे आ जाए जो सरकार द्वारा विनिमय की दर को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रणाली को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यह प्रणाली मुक्त बाजार को प्रतिबंधित करता है। स्पॉट विनिमय दर। ऐसे विदेशी विनिमय जिसमें विनिमय की सुपुर्दगी तत्काल या उसी स्थान पर देय हो तो इसे स्पॉट विनिमय दर कहते हैं। फॉरवर्ड विनिमय दर। यह दो पार्टियों के बीच एक ऐसा समझौता होता है जिसमें एक पार्टी निश्चित विदेशी विनिमय की मात्रा एक निश्चित भावी तिथि पर घरेलू मुद्रा के बदले एक निश्चित विनिमय दर पर स्वीकार करती है। आर्बिट्रेज। विदेशी मुद्राओं का एक ही साथ किसी उद्देश्य से खरीदना अथवा विक्रय करना जिससे विभिन्न बाजारों में प्रचलित विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाले अंतर से लाभ उठाया जा सके, आर्बिट्रेज कहलाता है। हेजिंग। हेजिंग का अर्थ होता है अपने को विविध प्रकार के जोखिमों में उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना। विदेशी विनिमय के संदर्भ में हेजिंग का आशय है निर्यात जोखिम से सुरक्षित करना। यह एक व्यवस्था प्रदान करता है जिससे आयातक एवं निर्यातक विदेशी विनिमय दरों में होने वाले उच्चावचनों से उत्पन्न हानियों से अपने को सुरक्षित कर सकें। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।